वेलकम बैक। देखो यहाँ से हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को कंटिन्यू करेंगे और ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मैं इजी टॉपिक बोलता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो जो हमारे लिए इजी फील्ड होता है वो हमारे लिए बिल्कुल सिक्योर होता है कि वहाँ से तो हमारा क्वेश्चन बनना ही चाहिए। तो मोस्टली बच्चों का ये एक इजी पेपर होता है और होना भी चाहिए, काफ़ी इजी है। हम लोग इसको देखेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। बट देखो बिफोर ये आपका इजी हो, ठीक है, तो और इसमें कोई क्वेश्चन ना छूटे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसका कॉन्सेप्ट पूरा जानते हो। होता क्या है कि हमारे पास में एक ओवरव्यू होता है, बस रिजल्ट्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन अगर कुछ आपको घुमा के पूछता है तो फिर आप नहीं कर पाते हो। तो ऐसा नहीं होगा। अभी हम लोग इसको सिस्टमेटिक वे में देखेंगे, एक एक चीज को समझ जाएंगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन घुमा के भी आपको पूछेगा ना तो भाई इजी पेपर का क्वेश्चन इजी ही रहता है, बस थोड़ा सा आपको माइंड वर्क करना होगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो इसके पहले हम लोगों ने टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रखा है, ठीक है। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री को काफी अच्छे से आप जानते हैं, वहां पे हम लोग लाइन के बारे में पढ़ते हैं, सर्कल के बारे में पढ़ते हैं, कॉनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आप उसको अच्छे से समझते हो तो उसको अगर आप को रिलेट कर लोगे ना थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से तो आपको काफी इजी हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है क्या, वो टू डायमेंशन था, ये जस्ट इसमें एक डायमेंशन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और हम लोग बात करें जैसे आप जिस कमरे में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूं कि चलो ये मेरा मान लो आपका कमरा है, ठीक है, तो आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो ना, तो ये जो कमरा है ये आपका थ्री डायमेंशनल होता है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक हम लोग यहाँ से ले लेंगे तो ये आपका एक एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक एक्सिस हो गया, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ एक्स एक्सिस। ये मेरा इधर एक एक्सिस हो जाएगा, इसको मैं कह दूंगा वाई एक्सिस, और ये मेरा एक एक्सिस हो जाएगा सीधा वर्टिकली अपवर्ड, ये हो गया मेरा जेड एक्सिस। तो इसमें देखो तीन तरह का एक्सिस बन रहा है, ठीक है। और ये आपका थ्री डायमेंशनल प्लेन है, सो दैट के आपको सारे प्लेन यहाँ पे नजर आते हैं। एक प्लेन आपका ये हो गया, ये वाल, ठीक है, इसके अपोजिट एक वाल होगा तो दो प्लेन हो गया। ये आपका फ्लोर हो गया, ठीक है, इसके ऊपर में छत होगा तो ये टू अपोजिट फेस हो गए। फिर ये आपका ये वाल, इसके अपोजिट में भी एक वाल होगा, तो यहाँ पे आपको 6 फेस नजर आता है, ठीक है। ओके, जब हम लोग टू डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो टू डायमेंशन में हम किसी दो एक्सिस को लेकर के एक प्लेन बनाते हैं। सपोज करो ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई एक्सिस से आपको बस ऐसा ही एक प्लेन मिलेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। और इसमें किसी भी पॉइंट को आप ए कॉमा बी ऐसे डिनोट करते हो, जहां ए जो होता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यू होता है और बी जो होता है वो वाई एक्सिस के अलोंग वैल्यू होता है। और यहाँ पे हम इसको लेते हैं ओरिजिन, ठीक है। फिर नीचे में माइनस वाई एक्सिस हो जाता है, उसी का निगेटिव एक्सिस, और इधर आपका माइनस एक्स एक्सिस हो जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, हम लोग एक प्लेन पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक प्लेन होता है, और यहाँ पे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 प्लेन है और इनके अपोजिट भी आपको प्लेन मिलेंगे। तो अब होता यह है ना कि जब हम लोग लाइन की बात करते हैं या जो है किसी और कर्व की बात करते हैं, तो जब आप टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में लाइन की बात करते हो, ठीक है, तो लाइन आपका क्या होता है, तो एक आपका कोई भी लाइन है, सपोज करो ये मेरा लाइन है मान लेते हैं, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। तो अब ये लाइन के लिए हमको जो मेनली 2 चीजों की जरूरत होती है वो ये कि ये भाई किस पॉइंट से पास कर रहा है। सपोज करो ये एक्स वाई पॉइंट से पास कर रहा है, और इसका स्लोप क्या है, ठीक है। ये सब हम लोग टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में बात कर चुके हैं, ठीक है। इसका स्लोप क्या है, तो अगर आपको स्लोप और कोई पॉइंट मिल जाता है तो आप एक फिक्स पार्टिकुलर लाइन खींच सकते हो, ठीक है। या कह सकते हैं कि हमारे पास में 2 पॉइंट मिल जाए, एक पॉइंट हमको मिल जाए x1 y1 और एक पॉइंट हमको मिल जाए x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट से भी हमेशा क्या होगा, एक पार्टिकुलरली एक फिक्स्ड लाइन ही पास होगा, ठीक है, 2 पॉइंट से मिलकर के। ओके, तो बोलना यह है कि कोई भी लाइन को जब आप टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में दिखाते हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका कोई एक पॉइंट का जरूरत होता है, एक स्लोप का। अच्छा, यहाँ पे स्लोप क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्लोप होता है एक्स एक्सिस से बनाया हुआ पॉजिटिव एंगल। मतलब हम ये देखते हैं कि जो लाइन है मेरा वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे झुका हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं हम लोग, तो एक्स एक्सिस से कितना पॉजिटिव एंगल पे झुका हुआ है, ये आपको उस लाइन का डायरेक्शन शो कर रहा होता है कि लाइन है कहाँ, ठीक है। लेकिन जब इसी लाइन को जब हम लोग दिखाने आते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, तो आप समझिएगा, क्योंकि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में अब ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ 2 एक्सिस था, एक से आपने ले लिया तो आपका काम हो गया। अब यहाँ पे 3 एक्सिस है, एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई और जेड तीनों से रिलेट करने के लिए जो एक बेस्ट वे होता है वो होता है डायरेक्शन को कोसाइन में लेना।
समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो डायरेक्शन लेते थे ना, tan थीटा में लेते थे, ठीक है। जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा जो है एंगल है ऑफ द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये जो tan थीटा है इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा टेंजेंट है, क्योंकि tan थीटा को टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप टेंजेंट के रूप में लेते थे लाइन को, लाइन का जो स्लोप है टेंजेंट, मतलब tan के फॉर्म में उसका एंगल लेते थे आप, ठीक है। बट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में tan के करस्पॉन्डेंस में नहीं लेकर के, बल्कि हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग कॉस में लेते हैं। तो कॉस में जब लिया जाता है तो उसको कहा जाता है कॉसाइन, ठीक है। इसीलिए आप पढ़ते होगे, बहुत फेमस है, क्वेश्चन भी आता रहता है कॉसाइंस। तो अब यहाँ पे जो टेंजेंट था वो आपका डायरेक्शन टेंजेंट था, अब यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो कॉसाइन में है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके लिए डायरेक्शन कोसाइन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरह से 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सबसे पहले आपके लिए स्लोप, ठीक है, वो काफी जरूरी हो जाता है, जिसको आप टेंजेंट में निकालते हो, tan थीटा में निकालते हो, उसको अब आप यहाँ पे कॉस के टर्म में निकालोगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे, इसलिए कि कॉस के टर्म में जो भी एंगल फाइंड आउट किया जाता है उसको कोसाइन बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए, अब ये हो गया एक आपका इंट्रो टाइप का, यहाँ से मैंने रिलेट कर दिया 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री से, अब आपको समझना इजी हो जाएगा। तो अब आप देखिए, यहाँ पे मेरे पास में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ठीक है। 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर वाई को ऊपर लिया, जेड को ऊपर लेते, कोई इशू नहीं है, जेड को भी ऊपर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वाई को इधर ले सकते हैं, बट आपको एक्स वाई जेड 3 एक्सिस लेना है, जैसे आपने यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे अगर आपका कोई भी लाइन है या लाइन सेगमेंट है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ओपी मेरा क्या है, ओपी मेरा एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ओपी, ओ से लेके पी तक एक लाइन सेगमेंट है। तो इस ओपी का डायरेक्शन को अगर हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में दिखाना चाहते हैं तो हम कोसाइन के टर्म में दिखाएंगे, सो दैट वी डिफाइन डायरेक्शन कोसाइंस। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं क्या, डायरेक्शन कोसाइन को, ठीक है। क्या कहता है ये, इसका कॉन्सेप्ट बोलता है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स विच ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओपी मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिसेस OX, OY and OZ respectively, then cos alpha, cos beta and cos gamma are known as डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी, ठीक है जी। तो देखो क्या बोल रहा है कि अगर ये लाइन सेगमेंट ओपी है तो हमको ये देखना होगा कि ये जो ओपी है ये पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड से कितना एंगल बना रहा है। अगर ये एंगल सपोज करो कि अल्फा है, पॉजिटिव एक्स से, पॉजिटिव वाई से ये बीटा एंगल बना रहा है और पॉजिटिव जेड से ये गामा एंगल बना रहा है, तो हम लोग डिफाइन करते हैं डायरेक्शन कोसाइन को कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा के फॉर्म में, ठीक है। और इसी को एल, एम और एन भी लिखा जाता है, ठीक है। मतलब एल का मतलब क्या हो गया, कॉस अल्फा, एम का मतलब क्या हो गया, कॉस बीटा, और एन का मतलब हो गया कॉस गामा। तो ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है, अब ये क्या कहलाएगा, ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन सेगमेंट ओपी कहलाता है, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या क्या, जैसे वहां पे आपका टेंजेंट का प्रॉपर्टी आप तो जानते हो, क्योंकि वो tan थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन है, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल जाएगा। कैसे, देखो, नंबर 1, इफ ओपी इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विथ डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मान लो कि ओपी जो है एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन कोसाइन अगर आप एल, एम और एन बोलते हो, और ओपी का लेंथ अगर आर है, ओ से लेके पी तक का लंबाई क्या है, अगर आर है, तो याद रखिएगा, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो पी का कोऑर्डिनेट सिंपली आप यहां पे लिख सकते हो क्या, एल आर, एम आर और एन आर, ठीक है। तो सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट लिखने का इशू है वो यहां पे आपका शॉर्ट आउट हो जाता है। क्योंकि देखो, चूंकि 2 डायमेंशनल प्लेन में क्या होता है ना, आपको देखना इजी होता है कि यहां से इतना डिस्टेंस पे, यहां से इतना डिस्टेंस पे है। लेकिन 3 डायमेंशनल जो है वो आपका लाइक ए रूम है, ठीक है। जब हम आपके कमरे की बात करेंगे तो कमरा में अगर आपको कोई पॉइंट दिखाना है, सपोज करो कि मेरे को एक पॉइंट दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड, यहाँ पे मेजर करना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। इसका जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि पहले आप इसका देख लो, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, ठीक है। मान लो इसको मैं कनेक्ट करता हूं यहाँ से, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और फिर ये जो मेरा ओपी बन गया, इस ओपी का मैं देखूंगा पहले कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है। अगर मेरा इसका डायरेक्शन कोसाइन मिल जाता है एल, एम और एन, जो कि एक्चुअली कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होगा, तो पी का कोऑर्डिनेट सिंपली क्या बोल देंगे, एल आर, एम आर और एन आर, ठीक है। यानी जहां आर क्या होगा, आर आपका ओपी का लेंथ होगा। तो काफी आसानी से 3 डायमेंशनल स्पेस में आप किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर पाओगे यूजिंग द हेल्प ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो ये हो गया वेरी इंपॉर्टेंट, इस सबको आपको अच्छे से समझ लेना है। नंबर 2,
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज यूनिटी। ठीक है, देखिए होता क्या है ना कि अगर इस तरीके से अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है, ठीक है, अबाउट द ओरिजिन, ठीक है, चूंकि ये पूरा हम लोग देख पा रहे हैं कि एक ही प्लेन में है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर अल्फा अगर आप करोगे, कॉस स्क्वायर बीटा अगर आप करोगे और कॉस स्क्वायर गामा करोगे, ठीक है, तो इसका जो सम है वो 1 आता है। ये ट्राइगोनोमेट्री का प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे कॉस अल्फा आपका एल है, तो ये एल स्क्वायर हो गया, ये आपका एम है, तो ये आपका एम स्क्वायर हो गया, ये आपका एन है। तो इस तरीके से पता चला कि अगर डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट है तो ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज करेंगे कि इन तीनों के स्क्वायर का सम क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। नंबर 3, पैरेलल लाइंस हैव सेम डायरेक्शन कोसाइन। जैसे मान लो ओपी है ना, अगर इसी के पैरेलल में कोई लाइन ले लिया जाए, मान लो ओ क्यू, ठीक है, तो ओपी का ओ क्यू का, देखो सिगमेंट का बात नहीं हो, लाइन का बात हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई भी एक सिगमेंट है तो उसके अलोंग में जो भी लाइन होगा, ठीक है, उस लाइन का भी डायरेक्शन कोसाइन वही रहेगा। तो उसके पैरेलल में अगर कोई लाइन लोगे तो पैरेलल लाइन का जैसा, मैंने आपको बोला था कनेक्ट करके पढ़ना है, तो हम लोग ये देखते थे कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये बात थी कि पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है। ठीक है, पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप, इसका स्लोप क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, यानी इसका टेंजेंट वैल्यू सेम रहता है। तो इसी तरीके से 3 डायमेंशनल में भी वही प्रॉपर्टी आएगी कि जो पैरेलल लाइंस होंगे उसका क्या होगा, उसका डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि हम यहाँ पे स्लोप के यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हो, डायरेक्शन कोसाइन, यानी डीसीएस शॉर्ट में बोलेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन। तो पैरेलल लाइन हैव सेम डीसीएस, यानी इनका जो डायरेक्शन कोसाइन है वो सेम रहेगा। तो कनेक्टिविटी से आप करोगे तो अब आपको याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम पहले से जानते हैं कि पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है। सो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पैरेलल लाइन का डीसीएस सेम रहेगा। ठीक है। नंबर 4, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर ऑलवेज यूनिक। अब देखो, जैसे किसी एक लाइन का स्लोप हमेशा यूनिक होता है, क्योंकि एक थीटा पे एक ही tan का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से जाहिर सी बात है कि जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो भी हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। अब यहाँ पे जो अल्फा बीटा गामा है वो आपको याद रखना है कि वो आपका पॉजिटिव होगा और पाई से छोटा होगा। जाहिर सी बात है, पाई से बड़ा होगा तो फिर आप उस लाइन को आप कहाँ रखोगे, वो तो किसी एक्सिस के अलोंग आ जाएगा ना। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब आगे चलो बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है डायरेक्शन रेशियोज का। अच्छा, अब देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो ये थोड़ा सा जनरलाइज किया जा रहा है। होता क्या है ना कि हमेशा हमको डायरेक्शन कोसाइन ही मिले ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कई बार हमको सिर्फ एक सिंपल डायरेक्शन मिल जाता है जो कि प्रोपोर्शन में होता है डायरेक्शन कोसाइन के, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, लेट LMN बी डायरेक्शन कोसाइन। मान लो पहले आपको ये पता है कि LMN क्या है, मेरा डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 रेशियो है ABC। ठीक है, ABC क्या है, ये कोई 3 नंबर है। ओके, ABC, तो ये ABC का अगर LMN से ये रिश्ता है कि L/A, M/B, N/C इक्वल है, मतलब क्या, मतलब देखो पहले से तुम्हारे पास में LMN था, अब तुमको 3 नंबर मिल गया ABC, और ये कैसा नंबर है कि जो LMN का प्रोपोर्शन था वही ABC का भी प्रोपोर्शन है। ठीक है, जिससे समझिएगा ना, LMN मान लेते हैं मेरे पास में ऐसा है। ठीक है, 2, 3, 5। ठीक है जी। अच्छा, अब हमको ABC कोई नंबर मिल गया। ABC हमको कैसा मिल गया, तो ABC मेरे को मान लो मिल गया 3, 9 और 15। ठीक है, अब आप प्यार से देखोगे ना तो दोनों रेशियो एक ही है। कैसे, नीचे वाले को अगर हम देखें तो नीचे वाले में क्या है कि हम लोग 3 को अगर कॉमन ले लें या 3 से सब में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो सब में 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 3 बचेगा और 5 बचेगा। मतलब 3 से सब में डिवाइड कर दें तो रेशियो आपका वही आ जाएगा जो आपका एलिमेंट था। ठीक है, तो ये ABC अब क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि ये LMN के ही प्रोपोर्शन को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा, अब ये अलग कैसे है, तो इसलिए अलग है कि L², M² और N² इसका सम 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने ऐसे ही एग्जांपल लिया समझाने के लिए, इसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो 1 नहीं आएगा। ठीक है ना। ओके, इसको आप समझाने के लिए ऐसे ले सकते हो कि भाई 1/√3 ले लेते हैं, 1/√3 और 1/√3। ठीक है, ऐसा ले लेंगे तो आप देखोगे कि इसका स्क्वायर करोगे, सबका सम करोगे तो 1 आएगा। तो उस तरीके से अगर हम ABC लेना चाहें तो ABC को हम ऐसे लिख सकते हैं 1, 1 और 1। ठीक है, अब इसका स्क्वायर देखिए, सम कीजिएगा तो 1 नहीं आएगा, 3 आएगा, बट है दोनों का प्रोपोर्शन एक ही, वो भी 1, 1, 1 है, ये भी 1, 1, 1 है। ठीक है, तो अगर इस तरह का रिलेशन LMN से कोई रेशियो बनाता है तो वो भी LMN के इक्विवेलेंट ही है, बट उसको हम LMN ना कह के क्या कहेंगे, अनदर रेशियो कहेंगे। सो वी कॉल इट डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, सिंपली ABC हो जाएगा, जो एलिमेंट के ही प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, अब ये दोनों में रिलेशन क्या है, मतलब कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको डायरेक्शन कोसाइन गिवन रहता है और आपको बोलता है डायरेक्शन रेशियो फाइंड कीजिए। ये आपको डायरेक्शन रेशियो दे देगा
ठीक है, कोई भी प्रोपोर्शन आपको दे देगा, बोलेगा कि आप डायरेक्शन कोसाइन निकालिए उसका। तो ये बहुत इजीली कर सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे देखो, तो अब हम लोग अगर यहाँ पे देखें ये चीज़ कि ये होना चाहिए रिश्ता ना कि L बाई ए M बाई बी N बाई सी ये इक्वल होना चाहिए। इसको आप K कह दो कि ये पूरा जो रेशियो है वो K है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि L को A के लिख सकते हैं, M को हम लोग B के लिख सकते हैं और N को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C के लिख सकते हैं, ठीक है जी। ओके, अच्छा अब देखिए, अब चूंकि हम लोगों का ये रिलेशन है डायरेक्शन कोसाइन का कि ये इसका सम ऑफ स्क्वायर 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सबको पुटअप कर दूं तो क्या K स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा मोहब्बत से, ठीक है। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से K का वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या आ जाएगा, तो पहले तो ये 1 बाई डिवाइड में चला जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, चूंकि यहाँ पे K का स्क्वायर है तो ये नीचे जाएगा तो स्क्वायर रूट तो हो जाएगा, बट यहाँ पे चूंकि जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो ये K का एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको प्लस माइनस भी लगेगा, ये आप जानते हो ना। तो यानी आपको K का वैल्यू या तो प्लस में ये मिल सकता है या तो आपको माइनस में मिल सकता है। अब इस K का वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे लाके पुटअप कर दें A के, तो A बाई दिस वैल्यू आपको ये L मिल जाएगा लाइक दिस, ठीक है। इसी तरीके से आपका M B K है, यहाँ पे लाके पुट कर दोगे तो आपको M का वैल्यू यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है ऐसा मिल जाएगा। और जब आप यहाँ पे N के जगह पे C K है तो C K के जगह पे पुट कर दोगे तो आपको C बाई दिस मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो पता चल रहा है कि अगर आपको ABC पता है तो सिंपली L का वैल्यू ये हो जाएगा, N का वैल्यू ये हो जाएगा और N का वैल्यू ये हो जाएगा। काफी सिंपल है, याद रखना। नीचे देख सकते हो कि सेम फैक्टर वो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है, तीनों में स्क्वायर रूट में, ठीक है। और ऊपर में आपको L के लिए A लेना है, M के लिए B और N के लिए C। तो काफी सिंपल है। अब यहाँ पे आप क्विकली देख सकते हो, काफी इजीली आप इसको वेरीफाई भी कर पाओगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का क्या होता है, प्रोपोर्शन सेम रहता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे बात करूं, अगर मैं ABC ले लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था 1 1 1, ये ले लेता हूँ, ठीक है। 1 AB1 BB1 और CB1, ओके। तो यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे तो क्या आ जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा प्लस माइनस 1 और नीचे में आ जाएगा 1 1 1 यानी √3। यहाँ पे आप रखोगे क्या आएगा, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा प्लस माइनस 1 बाई √3, यहाँ भी रखोगे प्लस माइनस 1 बाई √3। तो देखो अब आपका एलिमेंट क्या आ गया, 1 बाई √3 1 बाई √3 1 बाई √3 आ गया, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है, ठीक है। बस आपको ये रिलेशन याद रखना है कि अगर आपको ABC दे रखा है तो आप एलिमेंट काफ़ी इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। और एलिमेंट दिया हुआ है तब तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा काम करना, क्योंकि एलिमेंट तो हमारा वो बेसिक है, डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। उससे हमारा काम करना सिंपल ही रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखें क्या है। अब यहाँ पे देखिए कुछ रिमार्क्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या क्या रिमार्क है देखिए, बोल रहा है द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर डिफाइंड एज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऑन इट, ठीक है। तो वही बात है जैसा मैंने अभी आपको बोला कि कोई भी लाइन है तो इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन वही होगा जो इस लाइन का कोई सेगमेंट ले लिया जाए। जैसे मान लो मैं ले लेता हूं O से लेके P तक, सेगमेंट का मतलब एक पार्टिकुलर लेंथ लेंगे, R लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। अब इस OP का जो डायरेक्शन कोसाइन है, मान लेते हैं कि इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गया, L M और N आ गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो जो इस OP का, जो इस पार्टिकुलर सेगमेंट OP का डायरेक्शन कोसाइन होगा वही इसके अलोंग पूरे लाइन का होगा। काफी सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोलता है हमारा कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन आर नॉट यूनिक, ठीक है। देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, वो यूनिक नहीं होता, जाहिर सी बात है। अभी मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्शन कोसाइन होता है तो DCS हो गया, डायरेक्शन रेशियो DRS हो गया। शॉर्ट में लिख रहा हूं DCS डायरेक्शन कोसाइन, DRS डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो इसमें जो L M और N है, याद रखिएगा ये क्या होता है, ये आपका हमेशा फिक्स्ड रहता है किसी एक पार्टिकुलर लाइन सेगमेंट के लिए, ये चेंज नहीं करता, ये यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक। लेकिन डायरेक्शन रेशियो जो ABC है वो आपका क्या होगा, वो आपका यूनिक नहीं होगा, नॉट यूनिक, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन आर नॉट यूनिक। कैसे, तो एग्जांपल आप सिंपली देख सकते हो। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप L लोगे 1 बाई √3, M लोगे 1 बाई √3 और N भी लोगे 1 बाई √3, ठीक है। ये तो ये आपने लिया, तो ये एक फिक्स और यूनिक DCS हमने लिया। लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग में DRS कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 1 1 ये हो सकता है, 2 2 2 इसका भी 1 1 1 ही आएगा, ये भी हो सकता है, 3 3 3। तो इसमें तो आप कुछ भी ले सकते हैं ना, ओके। 1 बाई 5 1 बाई 5 1 बाई 5 कुछ भी ले सकते हैं जो कि इसके ही करस्पॉन्ड में आएगा। बस DCS के साथ में ये एक लगा हुआ है रिलेशन ना, कि ये हमेशा 1 होना चाहिए। तो जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही एलिमेंट का वैल्यू हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये यूनिक होगा, जबकि ये यूनिक नहीं होगा, ये बहुत ही कॉमन सी बात है।
आगे देखिए नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए x1 y1 z1 बी x2 y2 z2। ठीक है, मान लो कोई दो पॉइंट है, आपको बोल रहा है ना कि कोई मान लो कोई लाइन है आपको और उस लाइन में दो पॉइंट दिया हुआ है, मान लेते यही लाइन है मेरा, इसमें दो पॉइंट दिया हुआ है, एक मेरे को दिया हुआ है ए, एक मेरे को दिया हुआ है बी, ऐसा बात कर लेते हैं। ठीक है, इजीली रहेगा बात करना। चलो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो मान लो कि ये लाइन है जिसमें हमको दो पॉइंट ए और बी दिया हुआ है और इस ए और बी का कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं x1 y1 z1 और b का है x2 y2 z2। अगर दो पॉइंट से कोई लाइन पास कर रहा है तो आपको जैसे पता है 2D की कनेक्टिविटी से, देखिए 2D में ये कनेक्टिविटी था कि कोई भी दो पॉइंट से ऑलवेज ए फिक्स लाइन ही पास करता है। ठीक है, अगर कोई दो पॉइंट गिवन है तो उससे हमेशा एक फिक्स लाइन ही पास करेगा। तो अगर आपको दो पॉइंट दे रखा है तो उससे तो एक फिक्स लाइन ही आएगा। ओके, अब इस लाइन का अगर आप डायरेक्शन जो है निकालना चाहते हो, डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहते हो, याद रखना आपको डायरेक्शन रेशियो मिलेगा, डायरेक्शन कोसाइन नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालना है तो फिर आप वो फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े अभी LMN का, वहां से आप निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो आप इसका काफी जल्दी निकाल सकते हैं इन दोनों पॉइंट के हेल्प से। कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा सिंपली x1 माइनस x2। ठीक है, मतलब आपस में जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है उसको माइनस कर दीजिए, कॉमा y1 माइनस y2 कॉमा z1 माइनस z2। ठीक है, इसी को हम लोग A बोलेंगे, इसी को हम लोग B बोलेंगे, इसी को हम लोग C बोलेंगे। यानी जो डायरेक्शन रेशियो ABC है वो आपको सिंपली x एक्सिस को, y एक्सिस को, z एक्सिस को करस्पॉन्डिंगली जो है इसका लेंथ है उसको आपस में माइनस करने से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि अगर दो पॉइंट से कोई लाइन बना हुआ है तो उसका डायरेक्शन रेशियो काफी सिंपल निकल जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है, अब बहुत से बच्चे ऑर्डर को लेकर परेशान होते हैं, ऑर्डर को लेकर परेशान नहीं होना भाई, इसलिए कि x1 माइनस x2 मैंने यहाँ पे पहले x1 को लिया है, फिर y1 को, फिर z1 को, यहाँ पे पहले x2 लिया गया है, y2 फिर z2। तो ये रेशियो है, अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो सबसे हट जाएगा तो वही रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे कभी भी टेंशन मत लीजिएगा, बस जिसको पहले लीजिएगा तो हर बार उसी को लीजिएगा, ये पैटर्न बस फॉलो कीजिएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अब रट के रखिए कि x2 माइनस x1, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अब आपको अगर डायरेक्शन रेशियो मिल गया, डायरेक्शन रेशियो अगर आपको मिल गया तो आप डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकल जाएगा, तो सब में आप लेमडा से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, लेमडा x2 माइनस x1, लेमडा y2 माइनस y1, लेमडा z2 माइनस z1। ठीक है, यहाँ पे लेमडा का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन है तो डेफिनेटली क्या होगा, इन तीनों का स्क्वायर का सम जो है वो 1 होगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या है, बोलता है कि अगर कोई r आपको दिया हुआ है a i b j c के, ये अगर कोई वेक्टर है इस तरीके से, इज ए वेक्टर हैविंग डायरेक्शन कोसाइन LMN, मान लो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, LMN है, तो बहुत इजीली आप लिख सकते हो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे L का वैल्यू हो जाएगा a बाई आर, देख लो। ठीक है, M का वैल्यू हो जाएगा b बाई आर और N का वैल्यू हो जाएगा c बाई आर। मतलब सिंपली यहाँ से याद रखिएगा, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि अगर कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है ना, जिससे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, r वेक्टर इज इक्वल टू ऐसे दिया हुआ है a i वेक्टर प्लस b j वेक्टर प्लस c के, ऐसा। तो यहाँ पे जो ABC होता है ना, ABC सिंपली ABC यहाँ पे क्या है, ये आपका डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा, DRS क्या कहलाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, और अगर आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला तो वही है कि A में आपको R से डिवाइड करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड R से, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड R होगा क्या, जब आप निकालोगे मैग्नीट्यूड तो वही हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो वही चीज आ गई, a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जैसा हम लोग पढ़े थे। तो और आपको डायरेक्शन रेशियो पता है, जैसा हमें बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन तो आपको काफी जल्दी यहाँ पे ये सब फॉर्मूला आपका निकल जाता है। ठीक है, क्लियर है जी? तो यहाँ पे वही चीज है कि अगर आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है ना, तो सबसे इजी समझना यही है कि जो भी, जैसे आई है, आई वेक्टर है, ठीक है, तो आई वेक्टर का जो कोएफिशिएंट है a, जे वेक्टर का कोएफिशिएंट b और के वेक्टर का कोएफिशिएंट c, ये क्या कहलाएगा, ये उस वेक्टर का DRS कहलाता है, डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। ठीक है, और फिर आप चाहे तो इस फॉर्मूला के हेल्प से आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। क्लियर? अच्छा, फिर क्या बोलता है, फिर बोलता है यहाँ पे एक और है रिजल्ट कि इफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ r, मान लो कोई वेक्टर r है, उसका डायरेक्शन रेशियो ABC दिया हुआ है, तो उस r को अगर आपको दिखाना है कि वो वेक्टर कैसा है, तो आप इस फॉर्मूला दिखा सकते हो, r वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड r बाई दिस, ठीक है, इनटू दिस वेक्टर। क्लियर? अब आप अगर देखिएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे काफी इजी हो जाता है। जैसे r का अगर डायरेक्शन रेशियो ABC है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड r क्या आएगा, मैग्नीट्यूड r तो यही आ जाएगा सिंपली,
जो नीचे दिया हुआ है, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपका यही बचेगा, और यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल जो है बस घुमा घुमा के एक ही बात की गई है, नई नई बात यहाँ पे नहीं है। तो खैर जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग ज्यादा क्वेश्चन में जो यूज होता है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो वहां से हम लोग उसको ज्यादा करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम्पल है, कुछ क्विक एग्जाम्पल है। देखिए हड़बड़ाइएगा मत, हाँ हम पूरा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कवर करने वाले हैं, बट 1 बाई 1। तो उसके लिए जो बेसिक्स आएंगे, जिसमें कुछ वेक्टर का भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम लोग ये देखेंगे कि बहुत टाइम क्या होता है जब हम लोग एमसीक्यूज करते हैं, तो जो 3 डायमेंशनल जो आपका कार्टेशियन फॉर्म होता है उसको आप बहुत जल्दी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके बना सकते हो। ठीक है, तो आपको ऐसा ट्रिक सीखना है ना जिससे आप जल्दी जल्दी काम कर सकें और आप में थोड़ा स्पीड आ जाए। ठीक है, तो उस स्पीड को बस ऐसे ही नहीं आ जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और सिस्टमेटिकली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ लेंगे, फिर आप देखिएगा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको काफी जल्दी बनेगा। तो यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 1 मैं आपको बोलूंगा कि आप ये वीडियो पॉज कीजिए और खुद से बनाइए, इसलिए कि अब कॉन्सेप्ट पे ही ये बेस्ड है, और आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपसे बन जाएगा, तो मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोलता है, एक लाइन ओपी है जो कि एक्स एक्सिस से 120 डिग्री, वाई एक्सिस से 60 डिग्री बनाता है। ठीक है, देन द एंगल मेड विद द लाइन जेड एक्सिस, तो बोलता है कि ये जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाता होगा। तो काफी सिंपल है, कैसे बनाएंगे हम लोग सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं कि जेड एक्सिस से वो क्या बनाएगा, अल्फा एंगल बनाएगा, अल्फा से। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ओपी, ओपी का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो काफी जल्दी लिख सकते हैं। कैसे, तो पहला एंगल है x 120 डिग्री, यानी ये हो जाएगा आपका cos 120 डिग्री। ठीक है, कॉमा, दूसरा एंगल है cos 60 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा cos 60 डिग्री, और तीसरा एंगल है आपका अल्फा लिया है हम लोगों ने, तो cos अल्फा। ठीक है, अब ये है डायरेक्शन कोसाइन, यानी ये एल एम और एन है, तो हम लोग जानते हैं कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। मोहब्बत से डील कीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर 120 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। अब cos 120 क्या होता है, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है। ठीक है, बट यहाँ पे चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, सिंपली आप cos 60 का वैल्यू देख लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो cos 60 क्या होता है जी, ये होता है हम लोगों का 1/2, ये हो गया 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और प्लस ये आपका आ गया cos स्क्वायर अल्फा, चूंकि हमको अल्फा निकालना है। अब यहाँ से देखो ये हो गया 1/4, ये भी 1/4, तो cos स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस ये 1/4 1/4 कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 1/2, तो यहाँ पे 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो cos अल्फा यहाँ पे आ जा रहा है आपका 1/√2, चूंकि यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा है। ठीक है, तो cos अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब ये यहाँ पे ये होगा एब्सोल्यूट वैल्यू cos अल्फा का, मतलब प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है। तो हमको यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अब देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, 120 का होता नहीं है, 60 का भी नहीं होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो अल्फा आएगा वो क्या आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि cos 45 क्या होता है 1/√2 होता है। ठीक है, क्लियर है। अगर यहाँ पे 135 होता तो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता, तो वहाँ पे लिखना पड़ता कि अल्फा क्या एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है, बट यहाँ पे चूंकि एक ही एंगल दिया है 45, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, देखो कितना जल्दी बन गया इस तरह का क्वेश्चन, बहुत सिंपल बनेगा, परेशान तो होने ही नहीं है। ठीक है, बट बस आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना है, और ये तो काफी लॉलीपॉप क्वेश्चन था, तो आप लोगों ने भी कर ही लिया होगा। चलो एग्जाम्पल 2 आप देखो, और एग्जाम्पल 2 को अब आप बनाने की कोशिश करो। ठीक है, वीडियो पॉज करके, और मुझको लगता है कि आप लोगों को भी लॉलीपॉप लग रहा होगा, तो ठीक है लॉलीपॉप ही है ये सब, बट ये लॉलीपॉप मिल करके ही एक बड़ा कैंडी बन जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, काम करेंगे हम लोग। क्या यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तो बिल्कुल मोहब्बत से डील करो इसको। क्या बोलता है, डायरेक्शन कोसाइन जो है लाइन का निकालना है आपको। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन आपको पूछ रहा है ऑफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। काफी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है ना। ये क्या बोल रहा है ना कि जो लाइन है ना वो इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस से, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सबसे इक्वल एंगल बना रहा है। तो सपोज कर लेते हैं कि वो एंगल अल्फा है, तो यानी जो एलिमेंट आपको आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा cos अल्फा cos अल्फा cos अल्फा, क्योंकि तीनों एक्सिस से सेम एंगल बन रहा है, अल्फा अल्फा अल्फा। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड है।
तो अब तो ये काफ़ी इजी हो गया, क्योंकि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर क्या होता है, ये आपका 1 होता है। ठीक है, इन तीनों को यहाँ पे स्क्वायर करके डाल दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या जी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमको कॉस अल्फा क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा 1/3 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर को हटाता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा का एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कि 1/√3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन दोनों वैल्यू हो सकता है, प्लस में भी और माइनस में भी। ठीक है, प्लस 1/√3 भी हो सकता है और माइनस 1/√3 भी हो सकता है। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन वाइज आपको चूंकि ये दिया है तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम ले लेते हैं कॉस अल्फा का वैल्यू 1/√3, सिंपली ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन कोसाइन है वो तीनों वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√3, 1/√3, 1/√3, यही आएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है हमारा 3 नंबर, बोलता है इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो दिस। अब आप ध्यान देना कि आपको यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो जब भी दिया हो रहा है तो इसको आप ABC बोलो कि A आपको -18 दिया हुआ है, B आपको 12 दिया हुआ है और C आपको -4 दिया हुआ है, ये गिवन है। ठीक है, तो बोलता है डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, यानी एलिमेंट क्या होगा। तो एलिमेंट निकालना काफी इजी है, फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं ऊपर में, तो कुछ करना नहीं है। पहले आप इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, यानी A² प्लस B² प्लस C², इसको निकाल लीजिए। ठीक है, इस पूरे वैल्यू को, इसको मैं नाम दे देता हूँ, सपोज करता हूँ कि ये मेरा R है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 18 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको देखो 1 4 4 16 है, ये आपको 2 आ जाएगा, 22 आएगा। ठीक है, तो 22 आ जा रहा है, इसका स्क्वायर रूट आप करके देख सकते हो। अब L क्या होता है, तो L होता है मेरा A बाई, ये पूरा वैल्यू होता है ना, A² प्लस B² प्लस C। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि आपको अगर ABC पता है तो एलिमेंट का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो ये L का फॉर्मूला है, तो सिंपली A क्या है, A है आपका -18 और इसका वैल्यू क्या आ गया 22, तो ये L आ गया। ठीक है, इसी तरीके से M क्या आएगा, तो 12 ले लीजिएगा ऊपर में B को और नीचे में 22, N क्या आ जाएगा, तो C को लेंगे -4 और बाई 22। ठीक है, तो एलिमेंट क्या आ जा रहा है, तो एलिमेंट आपको देखिए यही आ रहा है। हाँ, इसको आप कट कर सकते हो, जैसे 2 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9/11, यहाँ पे आपका हो जाएगा 6/11 और यहाँ पे आपका हो जाएगा -2/11। तो -9/11, 6/11, -2/11। ठीक है, तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, बहुत ही आसानी से बन जाता है इस तरह का क्वेश्चन और आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला इस तरह का क्वेश्चन में। अब बेसिक है तो ये हमको सीख करके भी रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 4 है। 4 क्या बोलता है, ए वेक्टर R इज इंक्लाइंड एट इक्वल एंगल टू द एक्सिस। ठीक है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ R इज 6 यूनिट देन R इज इक्वल टू। अभी तो वही क्वेश्चन आ गया, R यहाँ पे R है क्या, R एक वेक्टर है, तो कह सकते हैं कि जो हम लोग लाइन सेगमेंट लेते थे O से लेके P तक, ठीक है, तो इसका वैल्यू R होता है। इसी को हम लोग R वेक्टर से दिखाएंगे तो ये एक वेक्टर फॉर्म में लाइन बन जाता है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे सिंपली जो है ना, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ R यानी आपको OP दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, आपको कितना है 6 यूनिट है। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, तो ये आपको 6 यूनिट दिया हुआ है, तो आपको बोलता है कि भाई डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, इसका क्या बोल रहा है। अच्छा, R क्या होगा, वो वेक्टर पूछ रहा है कि वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये OP वेक्टर आपसे पूछ रहा है, कह सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो निकालना काफी इजी है, आप कुछ करिए मत, आप बस एलिमेंट निकाल लीजिए क्या है इसका। इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा LMN। इसको हम लिखेंगे क्या, कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, क्योंकि ये इक्वली इंक्लाइंड है, लिख रहा है ना कि इक्वल एंगल पे है। ठीक है, तीनों से, तो तीनों का इक्वल एंगल अल्फा ले लिए। अब ये होता क्या है कि यहाँ पे आपका L² M² और N² क्या होता है, ये आपका 1 होता है। ठीक है, ये 1 होता है, इसको पुटअप कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका क्या, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 1 हो गया। तो यहाँ से आपको वही अगेन वही बात आ रही है जो हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ से आपका cos अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है जी, 1/√3 और -1/√3 भी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे cos अल्फा का वैल्यू। अच्छा, अब देखिए ये निकल गया, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है वो हम लोग या तो 1/√3 या तो लेंगे या तो -1/√3 लेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था कि अगर आपको R वेक्टर निकालना है तो सिंपली क्या करना है, तो हम लोगों को R वेक्टर निकालना है
तो आर वेक्टर का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है, कि आप यहाँ पे आर लिखिए और इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, आर एल, ठीक है, आई कैप प्लस आर एम जे कैप प्लस आर एन के कैप, आर एन के कैप। तो इसको लिखना भी काफ़ी इजी है, मैं आपको बता रहा हूँ। जिससे देखो होता क्या है कि ये तो आपका आर मैग्नीट्यूड है ना, तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, आर वेक्टर इज इक्वल टू, आर को कॉमन ले लीजिए, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो देखिए यहाँ पे करना क्या होता है कि चूंकि आर का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअली आर होता है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन की बात करें जो कि एल एम एन है, तो आपको सिंपली क्या करना होता है, आई के साथ एल, जे के साथ एम और एन के साथ के साथ एन लगा देना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोगों को किसी भी लाइन सेगमेंट का एलिमेंट पता है तो उसका जो वेक्टर फॉर्म है वो आप इस तरीके से लिख सकते हो इजीली, ठीक है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट होता है आर एल, आर एम और आर एन, ये लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आर ये लेंथ है तो इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसका आर अगर लेंथ है और डायरेक्शन कोसाइन अगर एलिमेंट है तो इस पी का कोऑर्डिनेट क्या होता है, आर एल आर एम आर एन, यानी एक्स एक्सिस की तरफ आर एल तो आर एल आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ आर एम तो आर एम जे कैप, और जेड एक्सिस की तरफ आर एन तो आर एन के कैप। तो बस मैंने जैसा आपको बोला था कि आपको कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है, कॉन्सेप्ट पकड़ के चलेंगे ना तो आपको वेक्टर फॉर्म लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सिंपली अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है तो वो कुछ करना नहीं है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में जो कोऑर्डिनेट है उसमें आई कैप लगा दीजिए, जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग में जो लेंथ है उसमें जे कैप लगा दीजिए, जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग में उसमें के कैप लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आर मैग्नीट्यूड है तो आप कॉमन ले सकते हैं। अब देखो तो यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो आर का वैल्यू देखो 6 दिया हुआ है, चूंकि मैग्नीट्यूड आर का 6 है, ठीक है, तो ये आर आपका 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। एल क्या आया, तो अब देखो एल यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ प्लस वाला तो क्या आ जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा आई कैप प्लस 1/√3 हो जाएगा जे कैप और प्लस 1/√3 क्या हो जाएगा आपका के कैप हो जाएगा, ठीक है। अगर इस 1/√3 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन निकालेंगे तो ये आपका 6 से कट जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2√3 आई कैप जे कैप और के कैप, ये आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस 2√3 में नहीं दिया है आंसर, माइनस में दिया है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर हमको एल एम एन का वैल्यू लेना है तो हम लेंगे क्या, कॉस अल्फा को माइनस में लेंगे, तो आपका क्या होगा, ये माइनस में बाहर निकलेगा तो आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल समझ के बनाना है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, काफी आसानी के साथ में आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बहुत तरीके से मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 5 ट्राई करो इसको खुद से, डेफिनेटली अब इस तरह का क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बनते चला जाएगा, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, काफी आसानी से आप ऐसा क्वेश्चन को बना लोगे, ठीक है जी, क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि एक लाइन है जो कि अल्फा बीटा और गामा एंगल बनाता है, किससे, एक्सिस से, ठीक है। तो क्या होगा, तो भाई अगर अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है तो बिल्कुल ये होगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, इसका सम क्या होगा, 1 होगा, इसलिए कि ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। अब यहाँ पे इसका रिलेशन अगर आपको करना है तो उसके लिए थोड़ा सा मोहब्बत से आपको काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एकदम प्यार से काम कीजिए, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा 2 कॉस स्क्वायर बीटा 2 कॉस स्क्वायर गामा। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ समझ में आया, तो समझ में आ रहा है भाई, हर जगह cos 2 अल्फा cos t बीटा cos 2 गामा लगाया गया है, और आपको पता है कि cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 होता है, ठीक है। तो इसलिए हम पहले सबको 2 लगा दिए। अब हम मोहब्बत से एक काम और करेंगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 कर देंगे, ठीक है, जैसे कि हमको यहाँ पे चाहिए, तो हर जगह करेंगे, यहाँ भी करेंगे 2 cos स्क्वायर बीटा -1 यहाँ भी कर देंगे, प्लस यहाँ भी कर देंगे 2 cos स्क्वायर गामा -1, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल देखोगे तो -1 -3 आपने किया है, तो इधर भी आप कर दो -3, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। तो भाई देखो बिल्कुल प्यार से यहाँ पे काम हो गया और काम फिनिश हो गया। क्या हो गया, तो ये आपका बन जा रहा है फॉर्मूला cos 2 अल्फा, ये मेरा बन जा रहा है cos 2 बीटा, प्यार से लिखिए, ठीक है, क्या लिखिएगा इसको लिखेंगे cos 2 बीटा और इसको लिखेंगे हम लोग cos 2 गामा, ठीक है। और इधर क्या आ गया, इधर हमारा आ गया -1, ओके। अब इसको अगर इधर ले आओगे तो cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा +1 = 0, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, जैसा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक जो है फेमस रिजल्ट है,
और जो कि इस पर बेस्ड है आपके प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन कोसाइन पे, इस तरीके से आप बना पाएंगे। चलो अभी तो जस्ट हम लोग का बेसिक है ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हमको देखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन से क्वेश्चन आता ही रहता है, तो आपको इसको भी सीरियस लेना है और किसी भी लेक्चर को मेरा मिस नहीं करना है। इसके बाद हम लोग आगे जैसा कि दिख रहा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर और फिर जो लाइन के डिफरेंट फॉर्म है वो सब हम लोग देखने वाले हैं, तो 1 बाय 1 सबको कवर करेंगे, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है, पढ़ के बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप पूरा कोर्स चाहते हो तो आप मेरा ऐप जो है इंस्टॉल कर लो, मेरे ऐप को आप देख पाओगे, ठीक है। MSc लर्न ऑनेस्टी जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, यही मेरा ऐप है, यही मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो इस ऐप को जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए आप। इंस्टॉल करके आप देखेंगे काफ़ी जेन्युइन प्राइस में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट वहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने प्रैक्टिस करवाया है, PDF वगैरह भी ये सब आपको मिल जाता है, प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल जाता है, डाउट पूछ सकते हो, काफ़ी मजा आएगा, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।